everybody. Today in this lecture we will study about the Rutherford nuclear model. Before this, इसके पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने उन्होंने पढ़ा था, डिस्कशन किया था थॉमसन मॉडल में. थॉमसन मॉडल, ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हमने बताया था कि दैट एटम में ये मास पूरा जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है. और बीच बीच में ये कहीं कहीं पर बीच बीच में इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड रहते हैं. ये हमने डिस्कस किया था. थॉमसन ने ये इस तरह का कुछ मॉडल दिया था. अब इसको प्रूफ करने के लिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट अपना इसको प्रूफ किया था. इसको वो प्रूफ करना चाहते थे, इस मॉडल को प्रूफ करना चाह रहे थे. तो उसके पहले ये एक्सरे का डिस्कवर हुआ. ये जान लेना जरूरी है एक्सरे का, और अल्फा बीटा गामा रे, जो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की भी जानकारी आपको जरूरी है, जो आपको एनसीईआरटी बुक में बॉक्स में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. तो उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ. उसके बाद मैं रदरफोर्ड मॉडल को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो वो ज़्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है. तो कैसे एक्सरे जिससे हम लोग अंदर की चीज़ें, हड्डियों का, हर एक चीज़ का, अंदरूनी चीज़ें, हम हड्डियों का, हम लोगों का जो पिक्चर वगैरह आता है एक्सरे ट्यूब, आप उस ये क्या बोलते हैं, उसमें फोटोग्राफिक फिल्म बना रहता है, तो उसमें आपके हड्डियों का पिक्चर वगैरह आ जाता है. तो वो कैसे, ये जब डिस्कवर हुआ उसके बाद, तो इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे? विल्हम रॉन्टजेन in 1895 showed that when electron from cathode ray fluid, ठीक है, इस cathode ray tubes एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पता चला कि जब ये इलेक्ट्रॉन इमिटेट फ्रॉम द कैथोड प्लेट एंड मूव स्ट्राइक दिस एनोड प्लेट. ये एनोड प्लेट है, आपको मालूम है, आप पढ़े हैं पिछले लेक्चर में. ये एनोड प्लेट है, ठीक है. पॉजिटिव मेटल प्लेट है, ये मेटल का प्लेट है, पॉजिटिव मेटल प्लेट, ठीक है. तो जब ये स्ट्राइक करता है कैथोड रे इस पे, तो क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस सम इनविजिबल रे. ये रे कुछ उसमें से निकला, ओके, जिससे फ्लोरेसेंस, कुछ मटेरियल इसके आउटसाइड में, मतलब इस तरफ उन्होंने पाया कि कुछ रे ऐसा निकला जो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है. सम इनविजिबल रे कम्स आउट ऑफ दिस मेटल प्लेट, ठीक है, और आउटसाइड द कैथोड रे ट्यूब. और जो, तो उसने, चूंकि ये इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे, he didn't know the nature of this radiation. Some radiations come out from this positive plate. तो चूंकि इनके इसके बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि ऐसा, तो इसलिए इसका नाम रख दिया. सो ही नेम्स एक्स, ठीक है. इसका नाम क्या उन्होंने रखा? एक्स. बाद में जब इसको नोटिस किया गया, तो एक्सरे विच प्रोड्यूस्ड इफेक्टिवली व्हेन इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक दिस डेंस मेटल प्लेट, ठीक है. तो इसको कहते हैं टारगेट. जब ये इसको स्ट्राइक किया इस मेटल प्लेट को, तो जब जो रे निकला, तो इसको इसका नाम दिया गया एक्सरे. और एक्सरे की जब ये प्रॉपर्टी पढ़ी गई, तो इसमें पता चला कि दिस रे आर नाइदर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया फिर से इससे, तो उससे में कोई इसका यहाँ पे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ. फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, मैग्नेट लाकर इसको देखा गया, तो इसमें कहीं कोई तरह की डिफ्लेक्शन या मूवमेंट कुछ भी नहीं था, ठीक है. उसके बाद और क्या इससे हुआ? जब इसको आगे इसको ऑब्जर्व किया गया इस रे को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो इसमें पाया गया कि इट हैज़ अ हाई पेनिट्रेटिंग पावर. यानी पेनिट्रेटिंग मतलब इसकी किसी भी चीज़ को छेद करते हुए इस रे को अंदर तक वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकता है. तो इसीलिए हम लोग है ना, हमारे शरीर में हड्डियों का फोटो देखते हैं, या किडनी का या लीवर का, हर एक चीज़ का हम लोग का फोटो को वो एक्सरे में आ जाता है. क्यों? क्योंकि इसके पास पेनिट्रेटिंग पावर है, ठीक है. दैट्स वाई दिस रे आर यूज टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो इसकी दो प्रॉपर्टी है, वो आप चाहे तो लिख सकते हैं. दिस रेज, पहला प्रॉपर्टी, the first property of X-ray is this ray does deflected by electric field or magnetic field
मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज हुआ। एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट हैज हाई पेनिट्रेटिंग पावर। तभी तो हम लोग कोई भी इंटीरियर ऑब्जेक्ट का उसके स्टडी करते हैं, किसकी हेल्प से? एक्सरे के हेल्प से। इट हैज हाई पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर थ्रू द मैटर, किसी भी मैटर के अंदर इसको ये पेनिट्रेट करके घुस जाता है थ्रू द मैटर and help us in the study of the study of the interior of the objects. The interior of the object, कोई भी इंटीरियर ऑब्जेक्ट यानी ये हड्डियों के बारे में, उसके स्टडी करने के बारे में, जहाँ से भी अगर वो फ्रैक्चर हो, टूटा हुआ, कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है या स्वेलिंग हो, तो वो हेल्प करता है हमें उस चीज़ के बारे में स्टडी करने के लिए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूरी था बिफोर वी प्रोसीड टू द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसकी जानकारी आपको आप एनसीईआरटी बुक में भी देखेंगे, वो ग्रीन ये बॉक्स में वो लिखा हुआ है इसके बारे में, तो आपको बस इतना ही जानना है। नाउ द सेकेंड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरी बिक्वेरल, इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिस्कवर किया, जो कि बहुत हेल्पफुल रहा इन द स्टडी ऑफ रदरफोर्ड मॉडल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसके बाद हेनरी बिक्वेरल का इनका योगदान रहा इन द स्टडी ऑफ हेनरी बिक्वेरल। observed that there are कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे कुछ रे निकलते रहती है, कुछ उस सच रेज ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें से, ये मैडम क्यूरी ने भी देखा था, रेडियम में से, जैसे रेडियम है तो उसमें से कुछ ना कुछ रे निकलते रहता है ना। तो उस पर हेनरी बिक्वेरल ने स्टडी किया था। Radioactivity. Okay. Henry Becquerel observed that there are certain elements which have radiation of their own. उनका अपना नेचुरली उसमें से कुछ रेज निकलते रहते हैं। एंड इस फेनोमेना को क्या कहा गया, नाम क्या दिया गया? रेडियो एक्टिविटी। इसमें मैरिया क्यूरी, पीरियर क्यूरी, है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया दैट सर्टन काइंड ऑफ रे जनरेट फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। उस एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे रेडियम है, बहुत सारे, आप जब आगे पढ़ोगे तो बहुत सारे हमारे पास इस तरह के एलिमेंट्स है। यूरेनियम है, जिसमें से हमेशा रेडियम है, प्लूटोनियम, बहुत सारे हैं जिसमें से हम लोग को वो रे निकलते रहते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सा रे निकला? अल्फा, बीटा एंड गामा रे।
ओके, जिसके बारे में थोड़ी जानकारी आप पहले भी पढ़ चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगा आगे। ये इट इज़ हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल, ठीक है, इट कंसिस्ट particles carrying, highly energetic particle है, carrying two positively charged helium nucleus, two positively charged helium nucleus, helium nucleus। यानी अगर आप हीलियम, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देती हूँ फिर बता दूंगी। हीलियम है, ठीक है, हीलियम इज अ न्यूट्रॉन, ओके, इसके एटॉमिक नंबर कितना है 2, और यहाँ हम लोग मास लिखते हैं 4 मास है, ठीक है। तो 2, अब इसमें से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हीलियम +2 हो जाएगा। इस 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें से निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हीलियम +2, ओके। तो इस चीज को क्या नाम दिया गया, अल्फा पार्टिकल। अगर आप हीलियम गैस से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो वो क्या हो जाए, कहलाएगा, टोटली वो पॉजिटिव पार्टिकल हो गया +2, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका तो इलेक्ट्रॉन निकल चुका, तो वो टोटली क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और ये पार्टिकल को क्या कहते हैं, अल्फा रे, ठीक है, उस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा रे। तो ये रे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से देखा गया कि ये निकला, एंड दिस रे हैव लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। इस पहला तो ये हुआ कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस होता है, इसको कहा जाता है, उसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं, अल्फा रे, ओके। अल्फा रे कंसिस्ट ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। दूसरा था इसका लिस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है, मतलब ये पेनिट्रेट किसी भी मटेरियल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को उतना पेनिट्रेट नहीं करता है जितना कि बीटा और गामा, लिस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, या फिर एक्सरे से भी थोड़ा कम। अब देखिए बीटा रे क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, similar to electron, just like electron, similar to electron। ये 100 times, it is 100 times more penetrating power, 100 times अल्फा रे से ज़्यादा था, 100 times more penetrating power than penetrating power than electron, than अल्फा रे। उसके बाद गामा रे, दिस वॉज टोटली न्यूट्रल, ये कोई पार्टिकल इसमें था ही नहीं, इट्स जस्ट सिंपल, जब एकदम सिंपल एक ये रे था, इट हैज़ नो एनी चार्ज पार्टिकल, कोई पार्टिकल नहीं था, तो इसको क्या नाम दिया गया, गामा रे, है ना, लाइक एक्सरे की तरह था। द गामा रेज आर हाई एनर्जी रेडिएशन like X-ray, X-ray की तरह, it has 1000 times न्यूट्रल था, it was neutral। ये रे कैसा होता है, it was neutral। जब डिस्कवर हुआ तो पाया गया कि ये ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा था ना नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो इसलिए ये रे सीधा चला गया, यानी दिस रे वॉज न्यूट्रल, और it was 1000 times, second point में it was 1000 times powerful, 1000 times powerful penetrating power, 1000 times powerful penetrating power।
पावर। मतलब इन लोगों से, इन दोनों रे से 1000 टाइम, काफ़ी मतलब पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक गामा रे था। इट्स जस्ट लाइक अ एक्सरे। ये स्टडी किया हेनरी बिक्वेरेल ने आफ्टर डिस्कवरिंग रेडियो एक्टिव। तो ऐसे एलिमेंट्स जो इसमें अल्फा बीटा गामा रे का इमिशन हो, निकले जिस भी मटेरियल से, जिस भी एलिमेंट से, जिस भी मैटर से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके, तो ये आप नोट कर लें, उसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम आएंगे, ये इसकी जानकारी आपको बेसिक चीज़ मैंने बता दिया, अल्फा बीटा गामा रे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं। चूँकि ये रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट पे इस रे का यूज़ किया था, इसलिए इसकी जानकारी आपको बहुत ज़रूरी थी। अब हम आगे चलते हैं, रेडियो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, ओके, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने थॉमसन मॉडल को प्रूफ करना चाहा। जो मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल जिसको बोलते हैं, रेजिन मॉडल बोलते हैं, तो उस मॉडल को उन्होंने प्रूफ करना चाहा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, उसको प्रूफ करना चाह रहे थे। लेकिन प्रूफ करते करते में वो, जबकि उनके शिष्य थे, उनके रिसर्च के में मेंबर उनके शिष्य थे, वो उनके स्टूडेंट रहे रदरफोर्ड, लेकिन जब वो प्रूफ करने गए तो वो पाया गया कि वो जो स्ट्रक्चर, जो मॉडल एटम का जॉन थॉमसन ने दिया था, वो गलत पाया गया। जब वो प्रूफ करते करते में वो कुछ और ही न्यूक्लियस का डिस्कवर कर बैठे और उन्होंने थॉमसन मॉडल को गलत बताया। ओके, तो अब वो कैसे हुआ, जस्ट चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। चूँकि इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया, तो वो ये सोचकर नहीं कि उन्होंने बस जस्ट प्रूव करना चाहा थॉमसन मॉडल को। अब देखिए, सबसे पहले सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। अगर हीलियम गैस से हम इलेक्ट्रॉन 2 निकाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें क्या मिलेगा? हीलियम न्यूक्लियस निकलेगा। तो ये चीज़ जिसमें 4 मास होता है, मास कितना होता है इसमें? 4, ठीक है। तो इस तरह से मास इसका 4 हो गया और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले सोर्स क्या लिया? एक डब्बा इस तरह का लिया, इसके अंदर एक इस तरह का था, इसमें इन्होंने रेडियो एक्टिव हीलियम न्यूक्लियस के लिया। ये क्योंकि अल्फा पार्टिकल है तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हीलियम न्यूक्लियस इसमें लिया, ठीक है। और इसको इन्होंने, इस सोर्स को पास कराया और यहाँ पे एक लेड, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है इसलिए आप लोग थोड़ा सा, ये लेड की शीट है जिसमें एक होल था इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होल, जिससे इससे ये रे को पास कराया गया। तो लेड का क्या काम है? लेड है, इट इज़ अ डेंस मेटल, काफ़ी डेंस मेटल है, विच डज नॉट अलाउ एनी मूविंग पार्टिकल। ये इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये अलाउड नहीं करता है किसी भी पार्टिकल को उधर आने से। लेकिन ये यहाँ पे होल्ड कर दिया ताकि पार्टिकल्स, जो ये रे निकल रहा है, वो इधर उधर ना जाए, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब कर दे। तो इट इज़ अ डेंस मेटल, लेड, ठीक है। इससे इस रे को इस होल से पास किया गया, ठीक है। और इस तरह से वन मोर थिंग कि उन्होंने एक गोल्ड फॉयल लिया, गोल्ड फॉयल क्या हुआ मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं ड्राइंग थोड़ी सी मेरी, ठीक है, इस तरह से, ये है स्क्रीन जिसमें जिंक सल्फाइड का कोटेड है, जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ठीक है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है ये। इस पर इस रे को ऑब्जर्व किया गया। अब ये क्या है? दिस इज गोल्ड फॉयल। अब देखिए, हम गोल्ड फॉयल के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, तभी आगे हम एक्सपेरिमेंट को
बताएंगे आपको थोड़ा इस तरह। गोल्ड फॉइल से इसको बम्बार्ड, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स है ना, अल्फा पार्टिकल हैवी पार्टिकल था, इसको फास्ट मूविंग पार्टिकल को गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक करवाया, बॉम्बार्ड करवाया। गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज़ किया? क्योंकि एक तो ये नोबल मेटल था, नोबल मेटल यानी किसी चीज़ से भी ये रिएक्ट नहीं कर सकता। जैसे एल्युमिनियम अगर फॉइल क्यों भी ले सकते थे, लेकिन एल्युमिनियम फॉइल क्यों नहीं लिए? क्योंकि उस पर एक रिएक्टिव थोड़ा सा है, वो ऑक्सीजन का लेयर चढ़ जाता है, तो वो उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता। तो गोल्ड फॉइल एक तो मैलिएबल, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या थी गोल्ड फॉइल की लेने का कारण क्या था? मैलिएबल था। मैलिएबल यानी आप पढ़े होंगे, ये काफ़ी लचीला, मैलिएबल था, कैसे भी मोड़ दो। तो एक तो मैलिएबल था, दूसरी क्या इसका था? एटॉमिक नंबर इसका काफ़ी हैवी था, एटॉमिक नंबर, तो डिफ्लेक्शन, एटॉमिक नंबर काफ़ी अधिक था, तो डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम शो कर सकता था। और तीसरी चीज़ थी कि ये नोबल मेटल था, दिस नॉट रिएक्ट, इस रिएक्टिव था ही नहीं, तो इस पर आराम से ये रे स्ट्राइक कर सकता था, है ना। तो दूसरे मेटल हम लोग नहीं लिए क्योंकि वो रिएक्टिव मेटल्स लेते तो फिर उससे रिएक्शन वगैरह दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता, तो गोल्ड फॉइल का लेने का यही कारण था। एक तो ये एटॉमिक नंबर हैवी रहेगा, तो डिफ्लेक्शन अधिक होगा, मैलिएबल, मोड़ कैसे भी मुड़ जाता, काफ़ी मैलिएबल था एल्युमिनियम और दूसरे मेटल से ज़्यादा मैलिएबल था। और तीसरा कारण था नोबल मेटल, कोई रिएक्शन इस पर या कोई भी लेयर दूसरा इस पर नहीं चढ़ सकता था। तो अब इस तरह से इन्होंने रे को क्रॉस करवाया, तो व्हाट ही ऑब्जर्व, उसने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व ये एटम है, एटम कैसा? थिन लेयर, थिन लेयर, इस तरह एक कोशिश इनकी थी कि जितना पतला, इवन थिनर देन टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर आप देखे होंगे है ना, तो टिश्यू पेपर से भी ये थिन था, बिल्कुल पतला, इतना थिन फॉइल लिया इन्होंने, थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है। ये फॉइल कैसा था? थिन फॉइल, इवन थिनर देन टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर से भी थिन था। क्यों था? कि अगर मान लीजिए डबल लेयर रहता, मल्टी लेयर रहता, तो एक रे जैसे पास करता, फिर इधर कोई ज़रूरी तो नहीं था, फिर उधर, फिर ऐसे करके, तो इससे रिजल्ट क्या होता? पॉजिटिव नहीं आता। 2-3 रे मान लीजिए मल्टी लेयर रहते या मोटा रहता, तो वो अंदर अंदर इधर उधर उधर डिफ्लेक्शन सही से नहीं होता, प्रॉपरली नहीं। लेकिन एक लेयर में तो कोई इसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा, फर्स्ट लेयर में एक ही लेयर का, इसलिए इन्होंने एकदम पतला लिया और ताकि ये डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कर सके, मैक्सिमम डिफ्लेक्ट कर सके। तो इस लेने का यही कारण था, एक सिंगल पतला थिन लिया इन्होंने, ठीक है। अब ये जब लेयर इस पे स्ट्राइक किया तो व्हाट ही ऑब्जर्व? ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द पार्टिकल रे, बहुत सारे रेज जो है इसको क्रॉस करते हुए सीधा चले गए। उन्होंने सोचा था कि मिनिमम 1 डिग्री डिफ्लेक्शन होगा, 2 डिग्री डिफ्लेक्शन होगा, मतलब मिनिमम डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन व्हाट ही फाउंड कि मोस्ट ऑफ द, यानी 99% उन्होंने देखा कि वो रे क्रॉस कर दिया, ये गोल्ड फॉइल से क्रॉस करते हुए इस स्क्रीन पर, स्पॉटलाइट स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन था, तो इस पे यहाँ पे आ गए, ठीक है। मोस्टली पासिस थ्रू दिस फॉइल। कुछ 1% ही थे, कुछ रेज थे वो डिफ्लेक्ट किए बाय स्मॉल एंगल, सम विथ लार्ज एंगल एंड सम बाउंस बैक। बाउंस बैक मतलब कुछ एक आध रे थे, मतलब 20,000 में से एक रे, एक रे समझ लीजिए, तो उतने सारे रे में से मात्र एक रे वो बाउंस बैक कर गए, वापस आ गए। और कुछ रे क्या हुए? डिफ्लेक्टेड विथ स्मॉल एंगल, लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन किया, और मतलब स्मॉल एंगल से, और कुछ वेरी लार्ज एंगल से वो डिफ्लेक्ट कर गए, ठीक है। डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल। तो ये क्यों हुआ? उन्होंने ऑब्जर्व किया, अरे ये कैसे हो गया? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन थॉमसन मॉडल में था कि थॉमसन मॉडल ने का कुछ इस तरह से था, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मास है, यहाँ प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली, ये थॉमसन मॉडल है, ठीक है। मैं बताती हूँ लोगों को, ये थॉमसन मॉडल है। ये जब पास किया तो इसका रे सीधा स्ट्रेट इस तरह से कुछ है। लेकिन जब रदरफोर्ड ने स्टडी किया अल्फा रे पार्टिकल से,
तो उनका मॉडल किस तरह का दिखा? उनका मॉडल इस तरह से देखिए, इलेक्ट्रॉन वाज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थे, इस तरह से, और रे जो थे, कुछ रे तो एकदम 99% रे यूं सीधा निकल गए इस स्क्रीन पर दिखे, कुछ रे, सम रे बाउंस बैक, यहाँ से बैक स्ट्राइक किया, कुछ रे, सम रेस मिडिल में गए, इस तरह से गया और बाउंस बैक हो गया, यानी यहाँ से इस तरह से, यहाँ से देखा गया कि ये रे पास करता चला गया, बीच में जब आए तो ये रे बाउंस बैक कर गया, कुछ रे जो थे, सम रेज डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल, सम रे डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, ठीक है, कुछ रे स्मॉल एंगल से, कुछ लार्ज एंगल से, कुछ बाउंस बैक कर गए और कुछ सीधे ट्रेवल कर गए, ठीक है। ये देखा, ये रदरफोर्ड का था, ये थॉमसन ने कहा कि सारे रे क्योंकि यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड मास है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, तो वो, लेकिन जब अल्फा पार्टिकल लेकर इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया तो व्हाट ही ऑब्जर्व दैट सम रेज, मतलब ऑलमोस्ट 99% रेज passes through the metal, है ना, and strike this fluorescence screen. Some rays bounce back and some ray deflected at small angle, यानी 1% से भी, मतलब बहुत 0.1 पर, and some ray deflected through large angle. इसका फिर बाद में उन्होंने कारण कैसे ऑब्जर्व करके उन्होंने उसका कंक्लूजन वो निकाले, तो आगे लेट्स स्टडी, पढ़ते हैं आगे फिर। होप ये आप समझ में आ गया होगा कि ये एक्सपेरिमेंट आप फॉलो किए हो, आई थिंक। अब ऑब्जर्वेशन में लिख देती हूँ।